हेलो साथियों, सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, इसके अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है वो हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो। और आज जो हमारा वीडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हमने कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टिविटी, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। ओम्स लॉ भी हमने कर लिया था। ठीक है, ओम्स लॉ के दो रूप जो हमने देखे थे, J इक्वल टू सिग्मा ई और V इक्वल टू आई आर, दोनों फॉर्म हमने देख लिए थे। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देख ली थी, उस पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब हमने देख लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो अब रहेगा वो रहेगा इससे आगे की रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो बनता है, और वो क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है अपने इससे जो रेजिस्टेंस है वो कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर ना। तो कार्बन रेजिस्टेंस जो है जिसको कलर कोडिंग की हुई होती है, उस कलर कोडिंग का एक क्वेश्चन और बनता है, उसकी बात कर लेते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ और डायग्राम आप इस चीज़ का बना लीजिए, जो रजिस्टिविटी है हमारी। ठीक है, जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करती है। और ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ कंडक्टर के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए कुछ अलग अलग तरह से बिहेव करता है या अलग तरह से वेरी करती है। ठीक है, रजिस्टिविटी, और उसका रीजन क्या है वो हम रीजन बाद में एक साथ देखेंगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। तो वापस में, क्योंकि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और जो आपकी इंसुलेटर है वो तीनों के तीनों जब हम वहाँ पे बैंड थ्योरी पढ़ेंगे तो उस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करेंगे। और देन उसके बाद में उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है वहाँ मैं एक बार आपको अच्छे से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो एक साथ दिखा दूंगा। अभी क्योंकि रजिस्टिविटी हमने पढ़ी है तो उसके लिए तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से वेरिएशन होता है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी बढ़ती है ना। कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, रजिस्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली क्या कर दिया आपने, उसकी एनर्जी बढ़ा दी। जो पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या बढ़ा दी आपने, एनर्जी। वन डायमेंशन लेके चल रहा हूँ मैं, या डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लेके चल रहा हूँ, है ना। तो आपने क्या किया कि जो एनर्जी है वो बढ़ा दी उसकी। तो एनर्जी कितनी बढ़ गई, KT एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ भाई, किसी भी चीज़ में अगर एनर्जी आती है तो क्या करेगी, ज़्यादा उछल कूद करेगा, है ना। ज़्यादा उछल कूद करेगा, इसका मतलब क्या है कि अब आप सपोज करिए कि आप भीड़ के अंदर हैं, और भीड़ के अंदर अगर आपके पास एनर्जी है, आप ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, टक्कर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और अल्टीमेटली क्या है, जितनी कम टक्कर होगी रजिस्टेंस उतना ही कम होगा, रजिस्टिविटी उतनी कम होगी। टक्कर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हुआ, रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। बस ये दिमाग में रखिए। ठीक है, और टक्कर कब बढ़ती है, जब आप भीड़ में चल रहे हो तो। और कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में मैंने आपको बताया था इतने सारे इलेक्ट्रॉन मीटर क्यूब के अंदर जो है आपके 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे भीड़ है, उस भीड़ के अंदर ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और अगर भीड़ के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कंडक्टिविटी की वजह, जो अपनी रजिस्टिविटी है वो क्या है, बढ़ जाती है, भले ही एनर्जी बढ़ रही हो। वैसे क्या होता है, नॉर्मली एनर्जी बढ़ने से क्या हो, इलेक्ट्रॉन स्पीड से जाना चाहिए, तो उसमें मतलब करंट बढ़नी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, रजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। लेकिन उल्टा इसलिए होता है क्योंकि भीड़ है, खुली रोड पर दौड़ना, ठीक है, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप स्पीड से जा पाओगे। लेकिन वही अगर भीड़ भड़ाके वाली दौड़ है उस, और भीड़ भड़ाके वाली जो आपके पास सड़क है उसके अंदर आपको ट्रैवल करना है, तो आपको नॉर्मली कम स्पीड से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, एनर्जी ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, टक्कर ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा कंसेप्ट समझने के लिए इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अब आता हूँ मैं कार्बन रजिस्टेंस के ऊपर। कार्बन रजिस्टेंस में भी जो है मेनली हम देखेंगे क्या, कलर कोडिंग जो है वो देखते हैं ना। कार्बन रजिस्टेंस में क्या देख रहे हैं, कलर कोडिंग, कलर कोड मान लीजिए। अगर मान लीजिए कलर कोड की हम बात करें, ठीक है, तो कलर कोड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ये एक लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है, बीबी रॉय ग्रेट हेड, बीबी रॉय इज ग्रेट ब्रिटेन, या सॉरी, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हेड वेरी गुड वाइफ, ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एक लाइन यहाँ पे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, है ना। चल ठीक है, हैड ए वेरी गुड वाइफ, ये आपको लाइन याद रखनी है। ठीक है, अब इस लाइन में क्या ध्यान रखना, जो भी आपके कैपिटल लेटर लिखा हुआ है ना, जो भी आपके पास कैपिटल लेटर लिखा हुआ है वो किसी ना किसी कलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या करता है, किसी ना किसी कलर को रिप्रेजेंट करता है। वो मैं भी आपके पास लिख देता हूँ लाइन एक जो सीधी सीधी है। ठीक है, सबसे पहले जो कलर आएगा वो आएगा ब्लैक, ठीक है, फिर आएगा ब्राउन, ठीक है, थर्ड पे जो है रेड, आर का मतलब
रेड। फोर्थ पे क्या है? ओ, ओ में ऑरेंज। ऑरेंज। फिफ्थ के अंदर क्या है? वाई। वाई में क्या आएगा? वाई में आएगा येलो। ठीक है। सिक्स पे क्या है? अब देखिए कैपिटल नहीं है, कैपिटल कौन सा अगला? ठीक है, जी। जी से क्या हो जाएगा? ग्रे। बीबी रोई, सॉरी ग्रीन, है ना, पहले ग्रीन है और फिर वो वाला ग्रे है ना, तो अब क्या आ जाएगा? ग्रीन। ठीक है। 7 पे ग्रीन के बाद बी, बी से क्या हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? ब्लू। 8 अगला क्या है? बी हो गया। देन उसके बाद में वी, वी से क्या बनेगा? वॉयलेट। ठीक है, क्या बनेगा? वॉयलेट। 9 वॉयलेट के बाद नेक्स्ट क्या है? फिर से कैपिटल जी। तो ये ध्यान में, पहला क्या है? ग्रीन, और दूसरा वाला क्या है? ग्रे। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? ग्रे। ठीक है, फिर 10 में क्या है? डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या बनेगा? वाइट। ठीक है, डब्ल्यू से क्या बनेगा? वाइट बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? वाइट बनेगा। इसके अलावा 2 कलर आपको और मिलेंगे, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, क्या मिलेंगे? 2 कलर और। इसको दिमाग में रखना, गोल्ड क्योंकि ज़्यादा महंगा होता है इसलिए ऊपर आता है, और सिल्वर जो है वो नीचे आता है आपके। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर इस तरह से आपके कलर होंगे। और तीसरा क्या? अगर कोई कलर नहीं है, नो कलर, तो एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, 13 पे नो कलर। ठीक है, ये कुल मिला के ये यहाँ तक याद रखना आपको। यहाँ तक याद रखने क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, नॉर्मली ये लाइन बोलते हुए किसी भी हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है ना? होती है क्या वेरी गुड वाइफ? होती है ना? चलिए, तो अब आते हैं इसके अंदर कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये हमने लाइन याद कर ली। ब्लैक ब्राउन, है ना, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, फिर ब्लू, उसके बाद में यहाँ पे वॉयलेट ग्रे एंड वाइट, ये हमारे हैं। ये है इसके नंबर। अब इसके क्या होंगे? नंबर। ये एक किसी न किसी नंबर को शो करते हैं। ठीक है, ये किसको करते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये नंबर को शो करते हैं, जो कहाँ तक होता है? 10 तक होता है ना? 10 तक है, 9 तक ही काम चल जाएगा, 10 तक है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ही है ना, क्योंकि 0 से 1 से है ना, 0 से स्टार्ट है ना, तो कितने हैं अपने पास टोटल मिला के? ये जो है वाइट के सामने ये 9, ग्रे के सामने 8, इसके सामने 7, ब्लू के सामने 6, ग्रीन के सामने 5, येलो के सामने 4, ठीक है, ऑरेंज के सामने 3 लिखना भूल गया था इसलिए ऊपर नीचे हो गया, और ये इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, ये आपके पास कलर होंगे। ठीक है, देन उसके बाद में क्या है? अब आएगा पावर के अंदर, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं? मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लायर, सॉरी मल्टीप्लायर, है ना। तो मल्टीप्लायर होगा, तो मल्टीप्लायर में क्या आएगा? वो 10 की पावर में। ठीक है, तो इसमें चलेगा 10 टू पावर 0 से। तो 10 टू पावर 0 का मतलब क्या हुआ भाई? किसी की पावर 0, इसका मतलब क्या है? वो 1 ही होता है। तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? 1, फिर 10 टू पावर 1, फिर 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, फिर 4। ये इस तरह से आप इसको मिला लेना, थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया अपन ने। 4, फिर 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 8 और 10 टू पावर 9। ठीक है, ये इस तरह से आप इसकी, ये क्या है हमारे? मल्टीप्लायर, यानी कि गुणांक। ठीक है, ये क्या हो गया? अंक, और ये हो गया हिंदी में कहेंगे तो गुणांक। ठीक है, चलिए अभी इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको पूरा का पूरा क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद में है टॉलरेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सहयाद्रता। ठीक है, तो वो क्या होती है? टॉलरेंस, टॉलरेंस जो होती है वो होती है परसेंटेज, है ना। किसमें होती है? परसेंटेज में। इन सब की कोई टॉलरेंस नहीं है। अभी तक हमने इन तीनों के बारे में कुछ नहीं लिखा ना, बस यहाँ से अब ये क्या कर रहा है? यहाँ से ये कुछ नहीं होगा, ये इसकी टॉलरेंस होगी, और वो टॉलरेंस गोल्ड की कितनी होगी? वो होगी 5%, सिल्वर की 10%, और कोई कलर नहीं है, इसका मतलब कितनी है? 20%। ठीक है, टॉलरेंस क्या है? गोल्ड की कितनी है? मैं चलो इधर लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है। तो गोल्ड जो है उसकी ये टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस सिर्फ इन 3 कलर की होगी, वो कितनी है?
5%। इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया गया है या जो रेजिस्टेंस उसमें एरर कितनी हो सकती है, रेंज है ना, ये कितनी होती है, प्लस माइनस लिख लीजिए। प्लस माइनस का मतलब क्या, एक रेंज है कि प्लस माइनस 5% उसमें क्या हो सकती है, एरर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा, सिल्वर। तो सिल्वर में क्या होगी, प्लस माइनस 10%, और अगर नो कलर, कोई कलर नहीं है, अगर कलर नहीं है तो कितनी है, प्लस माइनस 20% जो है ये टॉलरेंस होती है। ठीक है, एक बार अगर इससे नहीं दिख रहा हो तो आप उससे देख लीजिए ना। ये आपकी क्या होती है, टोटल मिला के टॉलरेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस में जो आप नॉर्मल रेजिस्टेंस कैसे लिखते हो, आर प्लस माइनस डेल्टा आर लिखते हो ना, तो इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस डेल्टा आर क्या है, ये टॉलरेंस वाली जो चीज़ है ना, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर आपको कोई कलर दे रखा है, उस कलर से मुझे क्या निकालना है ना, कोई कलर रेजिस्टेंस दे रखा है और उसमें कितना होंगे, कम से कम 4 कलर होंगे। ठीक है, कम से कम क्या, मैक्सिमम क्या होंगे, उसमें 4 कलर होंगे। 4 कलर में चौथा अगर कलर नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से। तो कोई भी मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, सपोज करिए मैं इस रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, ऐसा आपको कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, देखे होंगे ना आप रेजिस्टेंस, एक कलर यहाँ, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे कलर दिए होंगे। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि जो कलर है आपके पास, ये रेड है, ये भी रेड है, और नेक्स्ट वाला मान लीजिए कि जो है आपके पास ग्रीन है, और ये जो है वो सिल्वर है। ठीक है, और पूछ लिया आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट नंबर देगा, ये सेकंड नंबर देगा। ठीक है, ये क्या देगा, फर्स्ट और सेकंड नंबर देंगे। ठीक है, ये वाला क्या करेगा, ये देगा पावर, या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या देगा, मल्टीप्लायर। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, सिल्वर गोल्ड, ये हमारे पास टॉलरेंस। ठीक है, ये 3 दिमाग में रखें। पहला जो कलर होगा, किधर से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। पहला जो कलर है वो फर्स्ट नंबर देगा, दूसरा नंबर देगा, और उसके बाद में तीसरा जो कलर होगा वो क्या देगा, मल्टीप्लायर देगा, और चौथा कलर क्या देगा, टॉलरेंस देगा, हमारी सह्याद्रता है वो देगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करिए। तो रेजिस्टेंस अगर मैं लिखूँ तो रेड कितने नंबर पर आ रहा है, रेड देखिए यहाँ पे नंबर कितना है इसका, 2, तो कितना हो जाएगा 2। दूसरा नंबर भी कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर ग्रीन का कलर देखिए, ग्रीन कलर कितना है, 10 टू पावर 5, तो 10 टू पावर 5 प्लस माइनस सिल्वर पे क्या है 10%, तो इसका मतलब क्या है प्लस माइनस 10%। ये जो मेरा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, मेरा रेजिस्टेंस है, वो इस तरह से मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इसी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगली बार मैं क्या करता हूँ, जो कलर है वो इस तरह से लिखे हुए हैं, ये आपके पास येलो है, ये आपके पास ऑरेंज है, और मल्टीप्लायर का मान लीजिए कि ब्राउन है ना, ब्राउन को पूरा लिख देता हूँ क्योंकि, और इसको मान लीजिए गोल्ड है। ठीक है, ये क्या है, गोल्ड है। तो अब क्या करोगे, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए फिर से आपको कहाँ जाना है, इसमें आ जाइए। येलो कहाँ पे आ रहा है, येलो आ रहा है यहाँ पे, तो पहला अंक क्या होगा, येलो यानी कि 4। दूसरा अंक कितना, ऑरेंज पे कितना है, ऑरेंज पे 3, तो कितना आया 3 इंटू, उसके बाद में ब्राउन ना, ब्राउन पे कितना है 10 है, तो इंटू 10 प्लस माइनस गोल्ड पे कितना है 5%, तो प्लस माइनस 5%, इसको क्या ले सकता हूँ, प्लस माइनस 5%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक जो क्वेश्चन है वो इस पे आपके आ सकता है ना, कई बार आता भी है, तो आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, ये याद रखना है, और इसमें दिमाग में रखना है कि कौन कौन से कलर क्या क्या है। ठीक है, 1-2 बार इसको लिखोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपके पास 1-2 नंबर का क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकता है। ठीक है, चलिए, बड़ा सिंपल सा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस पे आ रहा है। ठीक है, तो उससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस, जो हमने पढ़ लिया है ना। तो रेजिस्टेंस है वो क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है, एक रेजिस्टेंस की टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंसी है उसकी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टिविटी है वो क्या हो रही है, टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, क्योंकि उससे क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं,
L/A। तो अगर ये टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। और किस तरह से बढ़ेगा कि जो रेजिस्टेंस है किसी टेम्परेचर के ऊपर T पे, वो अगर आपके पास 0 डिग्री जो आपका 0 डिग्री केल्विन पर रेजिस्टेंस अगर R0 है, 0 डिग्री केल्विन पर अगर रेजिस्टेंस R0 है तो ये होगा 1 + अल्फा डेल्टा T। ठीक है, अल्फा डेल्टा T। तो इसका मतलब क्या है, किसी गिवन टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है और अगर मान लीजिए टेम्परेचर आप राइज कर देते हैं, ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर है ना, तो क्या चेंज इन टेम्परेचर किसमें लोगे, केल्विन में। यहाँ जो अल्फा डिफाइन किया वो क्या है, यहाँ जो अल्फा मैंने डिफाइन किया ये कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये क्या कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है एक तरह का, कि ये डिपेंड करता है फिर से किस पे, ये जो चीज़ है आपकी डिपेंड करेगी जो आपका क्या बोलते हैं उसको, आपने कौन सी कंडक्टर लिया है ना, सब्सटेंस कौन सा लिया उसके ऊपर ये डिफाइन करेगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ताप गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताप गुणांक, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते हैं अल्फा को। और ये जो ताप गुणांक होता है लीनियर है वैसे, ये क्या है, लीनियर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। और जो है ये डिपेंड किस पे करेगा, ये फिक्स एक जो भी आपकी सब्सटेंस लोगे, जो भी आप कंडक्टर लोगे उस कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा जो आपको गिवन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिपेंडेंसी भी, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन मान लीजिए कोई फॉर्मूला पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको लिखाते जा रहा हूँ, ये सिर्फ छोटे छोटे आपके नोट्स बनेंगे, एक फॉर्मूला कैसे कैसे डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें हो गई। अब जो मेन टॉपिक हमारा रहना इसमें है वो टॉपिक है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जो आपका और आप पहले से जानते हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगला क्या है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम इसका देखें तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आप रेजिस्टेंस लेते हैं कुछ इस तरह से, तो पहले हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, मैं एक साथ जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें मेन हमारा मोटिव क्या है, सर्किट सोल्व करना, मुझे वो सिखाना आपको, ये आपको मुझे पता है पहले से आता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए वोल्टेज V है तो इस पॉइंट पे कोई एक वोल्टेज होगा, वो होगा VA, इस पॉइंट पे एक वोल्टेज होगा VB, ठीक है। नॉर्मली क्या मानते हैं, यहाँ पे वोल्टेज V मानते हैं, यहाँ पे कितना मानते हैं, 0 वोल्टेज मानते हैं। इसका मतलब ये सारा किस पे चल रहा है, ये जो है यहाँ पे कितने वोल्ट पे, 0 वोल्टेज पे है, और ये कितने वोल्ट पे है, V वोल्ट पे, क्योंकि टोटल वोल्टेज यहाँ से जा रहा था। हम इस तरह से इसको सर्किट को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, उस पूरे के पूरे रेजिस्टेंस जो है, उन रेजिस्टेंस में क्या होती है, एक सेम करंट फ्लो करती है, ठीक है। वो करंट कितनी, मान लीजिए I करंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि टोटल जो हमारा वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, इस पे वोल्टेज मान लीजिए यहाँ से क्या कर देता हूँ, चलिए इसको भूल जाइए एक बार, मैं इन रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप लिख देता हूँ। ये कितना है, V1 वोल्टेज ड्रॉप, इस पे V2 वोल्टेज ड्रॉप, और इस पे V3। अब ये टोटल मिला के, क्योंकि यहाँ V था और यहाँ कितना हो जाता है 0, तो टोटल का टोटल वो जो वोल्टेज होगा इन सब का सम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए। तो कितना हुआ, V1 + V2 + V3। तो दिमाग में क्या रखना है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम होगी, वोल्टेज सब क्या होगा, सब पे वोल्टेज जो ड्रॉप है वो सब पे अलग अलग होगा, बस ये दिमाग में रखना, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है सब पे अलग अलग, और करंट क्या होती है सब में सेम होती है, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूंगा तो R1 I1 + R2, सॉरी I1 क्या I होगा क्योंकि सब में करंट सेम ही चलेगी, फिर R3 I कॉमन आके इस तरफ आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, R1 + R2 + R3, दैट्स मीन, ठीक है। अगर समझ में कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, है ना। तो कुल मिला के क्या है अपने पास, ये इक्वेशन इस तरह से बनती है, तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या आया, जो आपका इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इसे मैं R इक्विवेलेंट बोल देता हूँ। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट जो है वो है R1 + R2 + R3। इसका मतलब क्या है, टोटल जो रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और कैसे देखेंगे कि अगर मान लीजिए R3 है ना, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रही है तो इसका मतलब वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर करंट डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये दिमाग में रखेंगे। अगर मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये R1 है, ये R2 है, और ये ऊपर वाला आपके R3 है। तो क्या होता है यहाँ पे,
करंट सब में अलग अलग होती, ठीक है। I1 होती, इसमें I2 होती और इसमें I3 होती, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे भी V होता, क्या कितना होता, 0। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप सब पे कितना होता है, सब पे टोटल वोल्टेज, इस पर भी V होता है, इस पर भी V होता है और इस पर भी कितना होता है V, क्योंकि अल्टीमेटली देखें तो किससे जुड़ा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस का ये पॉइंट है ये इससे जुड़ा हुआ है और ये अगला वाला पॉइंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, से जुड़ा हुआ है। तो अच्छे से बना देते हैं इसको, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको कि अब यहाँ पे क्या होगी, करंट जो होगी, मान लीजिए इसमें टोटल करंट I जा रही हो या क्या हो रही है, 3 करंट में डिवाइड हो रही है, I1 I2 और I3। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आपकी करंट जो है उसका कंजर्वेशन लेंगे हम, ठीक है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, I = I1 + I2, सॉरी I1 + I2 + I3, ठीक है। इस केस में अब यहाँ से आप देखेंगे तो I = I1 कितना हो जाएगा इस वाले केस के लिए, क्योंकि वोल्टेज कितना है V और रेजिस्टेंस है, तो V/R1 + V/R2 + V/R3। V कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दीजिए, V क्या बन जाएगा आपके पास, R इक्विवेलेंट, कौन सा, 1/R इक्विवेलेंट, सॉरी 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि क्या है I/V है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/R इक्विवेलेंट, और किसके बराबर हो जाएगा, R1 R2 और 1/R3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल का क्या कर रहे हैं हम, सम ले रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिल जाएगा इसके पैरेलल के लिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, ये आपको पहले से आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सर्किट सोल्व करना, ठीक है। और सर्किट सोल्व करने के लिए रेजिस्टेंस की जो सर्किट है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना वो बड़ा आपके टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि आपको बहुत सिंपल सा रेजिस्टेंस सर्किट सॉल्यूशन है ना वो नहीं देंगे, ठीक है। आपको टिपिकल सा सर्किट देंगे, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे कोई टिपिकल सर्किट है उसको सोल्व करने के कुछ रूल्स है, उस रूल्स पर मैं चल रहा हूँ। मेरा जो आज का मेन टॉपिक है वो यही लेने वाला था, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी जो सर्किट है उस सर्किट को सोल्व करने से पहले ये रूल्स तो लगेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आपको पहले से पता है, इसमें इसलिए ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं है, फटाफट इसको कर दिया। दूसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का नियम जो है या फिर आपको जो रूल कह सकते हैं वो आपको पहले से पता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार रिकॉल कराने के लिए, क्योंकि इसमें चल रहे हैं तो रिकॉल करना भी जरूरी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब मेन जो टॉपिक है आपका जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अब आएगा कि जब हम ये सर्किट सोल्व करते हैं तो सर्किट के अंदर सोल्व करते टाइम हम आपको कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट मिलेंगे उनको सोल्व कैसे करें, ठीक है। तो सोल्व कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं एक मेथड ले रहा हूँ, मेथड ऑफ 3 मेथड में लूँगा। पहला है मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। अब ये सक्सेसिव रिडक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक तरह से कि सक्सेसिव का मतलब क्या है, क्रमागत। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस यानी कम करना, यानी कि क्रमागत रूप से हम क्या करते हैं उस सर्किट को कम करते हैं। सक्सेसिव रिडक्शन कैसे करते हैं, तो आप देखिए इसमें एक सिमेट्री आपको जरूर मिलेगी। कैसे मिलेगी, एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि मान लीजिए ये इस तरह से रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इस तरह से, और देन उसके बाद में एक ये 4R रेजिस्टेंस है, ये R रेजिस्टेंस है, ये R है, ये R, ये R, ये 4R, देन उसके बाद में ये R, ये R, ये 4R, ये R, ये R, ये 2R। इस तरह का अगर आपको कोई सर्किट मिलता है, ठीक है, तो उस तरह के सर्किट में हम कैसे सोल्व करेंगे उसकी हम बात करते हैं। कि मान लीजिए अब आप देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो सर्किट है वो आपको बार बार रिपीट कर रहा है, लास्ट के अंदर जाके थोड़ा सा कुछ चेंजेस आया है, ठीक है। तो लास्ट में चेंजेस आया तो उसका क्या करें कि सबसे पहले देखो कि इसको मैं पूरा सोल्व करता हूँ, ये किसके इक्वल होता है। सक्सेसिव रिडक्शन का मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये क्या है, ये इतना सा सर्किट, ये है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन, तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इस पॉइंट से चलना किधर से, एंड से। जब भी आप सर्किट सोल्व करो तो दिमाग में एक चीज़ रखना कि हमें अल्टीमेटली इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में रेजिस्टेंस जो है आर इक्विवेलेंट वो मुझे फाइंड आउट करना है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो मुझे कहा जिस पे निकालना उसके अपोजिट साइड में चलो, जहाँ से सर्किट क्लोज हो रहा है उधर से देखो, यहाँ से तो स्टार्ट है, वहाँ से आप देखोगे उसको सोल्व करना स्टार्ट करना। तो पीछे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा, 4R आएगा, ठीक है। जब 4R रेजिस्टेंस आएगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और कितना आ रहा था 4R, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इस तरह से
4R रेजिस्टेंस। अब अगर ये 4R है तो ये इस 4R के क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 4 × 4/4 + 4 कितना आएगा, 16/8 = 2। तो इसका मतलब ये दोनों को हटा के ये क्या बन जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस बनेगा ये बन जाएगा मेरे पास 2R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से अगर आप देखें तो ये सिचुएशन कौन सी बन रही है, जस्ट पहले वाली, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना होगा, फिर से ये होगा आपका 4R, ये कितना होगा 4R। तो 4R होते ही यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 4R। ये दोनों मिले कितने बन जाएंगे 2R, ये कितना बनेगा फिर से 2R, ठीक है। ऐसे करते करते इसका मतलब क्या है, ये जो सर्किट है, ये सर्किट अल्टीमेटली आपको इस पूरे की जो वैल्यू दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 4R दे रहा है, ठीक है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रहा है 4R, और इसके साथ मिलकर ये क्या बन जाएगा फिर से 2R। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको, ये कितना बन जाएगा, हर बार वही चीज़ हो रही है, कितना हो गया 2R। अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना होगा R 2R प्लस ये कुल मिला के R इक्विवेलेंट = 4R मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सक्सेसिव रिडक्शन, हमने क्या किया, एक के बाद रिडक्ट करते गए, इसको रिडक्ट करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह का जो सर्किट है उसको सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। कई बार आपको इनफाइनाइट तक देंगे, जब आपको इनफाइनाइट दे तब आपको देखना है कि किस चीज़ को आपने रिडक्शन किया, वो भी मैं देखूंगा, अभी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसका भी हम देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले समझ गए ना, सक्सेसिव रिडक्शन का मतलब क्या, जो आपका सर्किट दे रखा है उसको आपने क्या किया, रिडक्ट करते गए, धीरे धीरे पीछे की तरफ से आप बढ़ते गए, आगे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि अब देखिए इसी सर्किट को मान लो ये कहते हैं कि ये ना 100 टाइम्स था। अब जैसे मान लो 4 टाइम था, 4 टाइम था, सर्किट रिपीट हो रहा था। जब 4 टाइम था तब हमें निकालना आसान था। अगर मान लीजिए 100 टाइम है तो क्या मतलब है, 100 टाइम देने का मतलब क्या, आपको सीधे से दिमाग में रखना है कि अल्टीमेटली जो है हर सर्किट को रिड्यूस करने के बाद सिमिलर चीज़ आ रही है, वो कितना आ रही है, यहाँ पे पैरेलल में 4R आ रहा है। तो आप सबसे पहले वाले में 4R कर दीजिए, बाकी तो हटा दीजिए। तो अभी 100 टाइम अगर होगा तो भी वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 4R आएगी, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वैल्यू कितनी थी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सक्सेसिव रिडक्शन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो मेथड होता है वो है, अगर सर्किट में मिरर इमेज है, कोई ऐसी सिमेट्री है जिस सिमेट्री में क्या है कि अगर हम एक लाइन खींचते हैं और उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद दोनों तरफ क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। तो जब मिरर इमेज बन रहा है उसका भी एक तरीका है सोल्व करने का, ठीक है। मिरर इमेज बनने का मतलब क्या हुआ, मिरर इमेज बनने का मतलब, चलो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम है इसका, सॉरी ये यहाँ है, ये इस तरह का मान लीजिए सर्किट है, ठीक है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब पूछा है रेजिस्टेंस सारे आर है, ठीक है। सारे क्या है, रेजिस्टेंस आर है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए इस तरह का हमें एक देखना है कि एक ऐसी क्या लाइन है इसके अंदर, स्ट्रेट लाइन, जिससे इन दोनों को मिरर इमेज बनाया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींचता हूँ जो इसके सेंटर से होते हुए निकले, तो आप देखिए इस लाइन के इस तरफ जैसा सर्किट है वैसा सर्किट किस तरफ है, इस तरफ है। एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज। अगर आप इसको मिरर में देखते हैं यहाँ कांच लगा के, तो जैसा ये सर्किट है वैसा इधर वाला दिखेगा, या फिर जैसा इधर दिखेगा वैसा ही क्या दिखेगा, सेम सर्किट है वो इस तरफ इस तरह है, मिरर इमेज आपको दिख रही है। तो ये जो है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ अगर सिमेट्री है उसके अंदर, तो उस केस में क्या होगा कि इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर आपको क्या रहेगा, पोटेंशियल इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है। क्या है,
इक्वी पोटेंशियल लाइन है, इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ इक्वी पोटेंशियल लाइन है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उस रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उस रेजिस्टेंस को, अगर उस लाइन पे कोई रेजिस्टेंस है तो उसको रिमूव कर सकते हो। लेकिन देखिए ये रेजिस्टेंस जो है इस लाइन पे तो है, लेकिन कंप्लीटली नहीं, आगे पीछे भी तो हो सकता ना ये, ठीक है। तो इसका मतलब इसको रिमूव नहीं, लाइन का मतलब है कि अगर मान लीजिए इस तरह से कोई रेजिस्टेंस अभी मैं दिखाऊंगा और वो इस लाइन के ऊपर ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू 0, इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। बताते हैं अभी कैसे होगा ये चीज़, चलिए। अब इसको सोल्व करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मली अगर मुझे ऐसे सोल्व करना है ओम्स लॉ लगा के, ठीक है, तो उससे मैं सोल्व कर सकता हूँ, या फिर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन से नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये टिपिकल आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पॉइंट अगर यहाँ जुड़े हुए नहीं तो कोई समस्या सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब क्या है, इस सर्किट को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यही चेंज कर रहा हूँ, आप लोग अपनी किताब में कर लेना, क्योंकि मैं बार बार आपको बता के टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है ये थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इस इक्वी पोटेंशियल लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस जो है ये इस तरह से आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, रेजिस्टेंस इस तरह से आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या कर सकते हो आप, क्योंकि ये पोटेंशियल सबका क्या इक्वल है, तो इक्वल पोटेंशियल है, तो इस तरह से ये क्या होंगे, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट। अब आपको सर्किट सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अंदर वाला क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 2R, R प्लस R कितना हो गया 2R। ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो ये सीरीज में है तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ से हटा के ये रेजिस्टेंस ऐसे बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2R। ये रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, यहाँ से ऐसे 2R, ठीक है, बन गया। अब आप सोल्व करिए। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल है तो पैरेलल क्या हो जाएगा, R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R, यही होगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3R, कितना हो जाएगा ये 2/3R। ये कितना हो जाएगा, दोनों को हटा के इसको रेजिस्टेंस में चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा अपने पास 2/3R। ये कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 2/3R, ठीक है। मैं इसी सर्किट को सोल्व कर जा रहा हूँ, आप बनाते जाना नया नया, है ना। ये हो गया यहाँ तक। अगला क्या हो जाएगा, अब ये तीनों सीरीज में है और ये तीनों सीरीज में है, तो R प्लस R 2R, 2R प्लस 2R प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो आप देख लीजिए 2/3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये जाएंगे तो 2 प्लस 6/3 कितना हुआ 8/3। तो इसका मतलब दोनों कितने हो जाएंगे 8/3। तो आप इसको मिटा दीजिए और इसको यहाँ से सीधा मिला दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 8/3R। सिमिलरली ये सीरीज में है और ये कितना हो जाएगा 8/3R। अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में। तीनों पैरेलल है तो क्या करोगे, तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो। क्या करोगे 1/R से लोगे ना, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, है ना, तो ये जाएगा 3/8R प्लस इसका देखिए 1/2R प्लस इसका देखिए 3/8R, ठीक है। अच्छा R नीचे, एलसीएम ले लीजिए, क्या जाएगा 8R। 8R से इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1 टाइम होगा तो 3 प्लस ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम, तो 4 प्लस ये कितने जाएगा 1 टाइम, 1 को इससे करेंगे तो कुल मिला के कितना जाएगा 6 प्लस यानी कि 10/8R। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 8R/10। 100 लागे करेंगे तो 4/5R। ये क्या होगा इसका R इक्विवेलेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है सिंपल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में और करके दिखाता हूँ आपको लाइन ऑफ सिमेट्री का। लाइन ऑफ सिमेट्री का जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर ठीक है, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इस पॉइंट ए और बी के बीच में, और हर रेजिस्टेंस कितना है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, आर लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, ये वाली,
ठीक है, ये क्या है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसका मतलब ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, है ना, ये जो दोनों रेजिस्टेंस इसको क्या मान सकते हैं अपन, ओपन मान सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जैसे आप इसका अगला डायग्राम बनाओगे इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ से ओपन हो गए। तो अब मुझे बताओ जब ये ओपन हो गए तो इनका कोई सर्किट में रोल रहा क्या, इनका कोई सर्किट में रोल रहा, कोई रोल नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या, इनको हम यहाँ से हटा सकते हैं। भाई जब तक रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे सर्किट में कनेक्ट नहीं है तब तो उस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ना उस सर्किट में कोई उसका रोल ले जाएगा। तो इसका मतलब ये रोल कहाँ हो गया, यहाँ से हट गया। तो कुल मिला के सर्किट कैसा बन गया, सिंपल सर्किट हो गया। अब इसको सोल्व करना तो क्या, ये सीरीज और ये सीरीज, तो कितना हुआ 2R 2R और 2R, तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैसा बन गया सर्किट, ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये आपको सोल्व करना बड़ा आसान है। ये कितना है 2R और 2R। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, अब 2R इनका तीनों क्या लेंगे, कॉम्बिनेशन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2/3R। ठीक है, कितना आ जाएगा 2/3R जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो आराम से। तो ये है हमारे पास कि ये जो कुछ नियम ऐसे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री वगैरह जिनसे आप सर्किट को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कोई आ जाता है तो मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम किरचॉफ लॉ के अंदर घुस जाते हैं और उससे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और किरचॉफ लॉ से सोल्व करते करते हम कभी सोल्व कर ही नहीं पाते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन बन जाती है। तो आप इस तरह से दिमाग में रखिए कि इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला है मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गई, है ना। अगला क्या है कि अगर शॉर्ट सर्किट है कहीं पे किसी भी सर्किट के अंदर, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो इसका मतलब उस पर क्या है, पोटेंशियल सेम होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए आप एक इस तरह से, ये इस तरह का एग्जांपल है, ये R रेजिस्टेंस, ये 2R रेजिस्टेंस और ये R रेजिस्टेंस और देन ये R रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इस तरह से आपको गिवन है और टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो आपको क्या कहेंगे, अगर शॉर्ट सर्किट है कहीं पे, तो शॉर्ट सर्किट कौन सा है, ये वाला। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट का मतलब है ये है कि अगर आप किसी भी सर्किट के अंदर, है ना, किसी भी सर्किट में जो नोड है उस नोड, दो नोड को अगर आपस में एक सिंगल वायर से मिलाओ, ये नोड है ना, नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब जहाँ से करंट जाने के रास्ते हों, तो ये रास्ता इन दोनों नोड को अगर आप मिला देते हैं, है ना, इस नोड को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसका मतलब वो क्या बन गया, मिलाने का मतलब है आपने डायरेक्टली उसका सीधा वायर जोड़ दिया, यानी कि वायर का रेजिस्टेंस हम कितना मान के चलते हैं, 0 रेजिस्टेंस। इसलिए जब भी 0 रेजिस्टेंस होता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, 0 रेजिस्टेंस। हमेशा दिमाग में रखिए, शॉर्ट सर्किट का मतलब है 0 रेजिस्टेंस कर दिया तो उसका मतलब वो क्या है, शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया, हम दोनों नोड को मिला दिया। ठीक है, दोनों नोड को मिला दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जहां शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब ये पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब पोटेंशियल इक्वल होगा इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि अब करंट जो है इधर से अगर जाना चाहिए, मान लीजिए इसके पास दो रास्ते हैं, है ना, एक रास्ता कौन सा, ये वाला, एक रास्ता कौन सा है, ये वाला। तो जिस तरफ रेजिस्टेंस है क्या उस तरफ करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो इसका मतलब इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब इस पे जो हमारे पास ब्रांच है, इस ब्रांच का इस सर्किट में कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को आप आपस में मिला दीजिए, इनको हटा दीजिए, तो कुल मिला के आपके पास रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R सिर्फ ये वाला सर्किट बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, 2R जो है वो इक्वल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ शॉर्ट सर्किट है उस ब्रांच को हटा दीजिए। ठीक है, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट है उस ब्रांच पे अगर कोई भी आपके पास रेजिस्टेंस या कोई भी ब्रांच आपकी जुड़ी हुई है तो उन नोड को आप क्या कर दीजिए, या सॉरी उस ब्रांच को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास 3 तरह के मेथड हैं। 3 तरह के मेथड में से आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये तो और भी चलो आप किरचॉफ लॉ लगा के सोल्व कर सकते हो, करंट 0 जाएगी तो उधर हम उसको हटा देंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ी क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये, इनको आप दिमाग में रखिए। और दूसरा जो आपके पास सिमेट्री वाला मैंने केस जो आपको पढ़ाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिमेट्री वाले के दिखता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो सर्किट, लेकिन अगर सिमेट्री से आप उसको सोल्व करेंगे तो वहाँ से आप उसकी चीज़ को हल कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो कुल मिला के जो है आज हमने ये इस तरह के बारे में, जो रेजिस्टेंस जो है इनके बारे में देख लिया है नॉर्मली, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके रेजिस्टेंस के बन सकते हैं। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो मैं उस पर चलता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, बाकी सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं, ये कहीं एग्जाम में मैंने देखा है क्वेश्चन।
ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दे रखा है आपको, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आर एंड आर। इसमें जो है यहाँ से यहाँ मिला दिया है और दूसरे वाले में जो है वो नहीं, यहाँ से एक वायर से मिला दिया और दूसरे वाले में यहाँ से यहाँ मिला दिया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इस तरह का जब आपको सर्किट दे दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इसको आपको आराम से पहले सोचना है कि ये है क्या। तो इसका मतलब क्या है, ये और ये दोनों पॉइंट एक रहेंगे, ठीक है। अगर ये फर्स्ट है तो ये भी क्या है, फर्स्ट है, और ये अगर सेकंड पॉइंट है तो ये क्या है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसे पॉइंट दे दीजिए इनको नाम, ठीक है, पॉइंट नाम दे दिए। अब आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस के पहले वाले के 2 पॉइंट है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। दूसरे रेजिस्टेंस के इसका भी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तीसरे रेजिस्टेंस में क्या है, एक पॉइंट फर्स्ट है, एक सेकंड है, तो ये आपके सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट। अब ये तीनों क्या है आपस में, फर्स्ट पॉइंट जुड़े हुए हैं, तो आप इनको ऐसे जोड़ दीजिए। तो कुल मिला के ये क्या बन गया, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, R/3। ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। अब इसको अगर आप देखेंगे ऐसे तो देखने में बड़ा समस्या हो जाएगी। जब भी आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जब भी कोई आप सर्किट है, उस सर्किट में सीधा वायर जोड़ा हुआ है, 2 पॉइंट को मिलाया हुआ है, तो आप क्या करिए, उसको नंबरिंग करिए उसकी, ठीक है। नंबरिंग करके और क्या देखना है, जो 1 नंबर है इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम, तो इसका मतलब दोनों जहाँ पे भी सेम पोटेंशियल, इसका मतलब वो एक ही जगह है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो इन सबको एक जगह मिला दीजिए और आप उसको क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, सर्किट आपके आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमने सोल्व कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1/R + 1/R + 1/R इक्वल टू R/3 जो है उसको करेंगे सोल्व, तो रेसिप्रोकल करते हैं आपको R इक्विवेलेंट जो मिलेगा कि कितना मिल जाएगा, R/3 मिल जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। एक और सर्किट है जो कई बार दिक्कत करता है एग्जाम में, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, उससे पहले जो है, क्योंकि उस सर्किट को लूंगा तो मुझे ओम्स लॉ का यूज़ करना पड़ेगा, तो पहले मैं ओम लॉ पे चलता हूँ, सॉरी ओम्स लॉ क्या, किरचॉफ लॉ पे, और किरचॉफ लॉ के बाद में फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ फिर से आपको पता है क्या होते हैं, उससे मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, है ना, हम देंगे टाइम किस पे, क्या क्वेश्चन सोल्व करने होंगे उस बात पे, ठीक है। चलिए, तो किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ, 2 किरचॉफ लॉ है, आपको पहले से पता है। फर्स्ट क्या है, करंट लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ है, करंट लॉ। करंट लॉ में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई सर्किट है, उस सर्किट पे आपके पास नोड बन रही है, नोड का मतलब है जहाँ से क्या हो, करंट के जाने के 2 रास्ते हो, बस उसको नोड कहेंगे, दिमाग में आप ये रखिए, ठीक है। नॉर्मली तो क्या है, बहुत सारे इसके तरीके हैं नोड को कहने के, लेकिन मान लीजिए आपके पास क्या है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है ना, ये आगे रेजिस्टेंस जा रहा है, तो इसका मतलब इसके पास कोई रास्ता, करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता, तो इसका मतलब ये नोड नहीं हो सकती, ये क्या ब्रांच है, ठीक है, सर्किट की। अगर मान लीजिए यहाँ से क्या हो, एक और रास्ता हो इधर जाने का, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नोड कहलाएगी, ठीक है। तो करंट के जाने के अगर 2 रास्ते हैं, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, नोड है, ठीक है। यहाँ पे कितने बने रास्ते हैं अपने पास, यहाँ से अगर करंट आ रही है तो जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट दे रखा है, जिसमें करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट जो है वो I3 और इधर करंट मान लीजिए I4, इस तरह से है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि इस नोड के ऊपर, इस नोड के ऊपर जो है टोटल करंट का एलजेब्रिक सम क्या होगा, एलजेब्रिक, दिमाग में रखना क्या है, एलजेब्रिक। एलजेब्रा का मैंने क्या बताया, एलजेब्रा का मतलब है अगर कोई पॉइंट है उसमें एक तो आने वाली होगी, एक जाने वाली होगी, ठीक है। जो इनसाइड है वो पॉजिटिव में रहेगा, और जो आउटसाइड है वो क्या रहेगा, नेगेटिव, यानी कि फ्लो। अगर आप इनसाइड फ्लो करते हो, इसका मतलब वो चीज़ बढ़ाती है, वहाँ पे बाहर जा रहे हो, उसका मतलब वो चीज़ क्या करती है, उसी जो क्वांटिटी वो क्या करती है, उस जो कोई भी अगर मान लीजिए चीज़ है उसको कम करती है ना। बाहर जाने का मतलब, मान लीजिए पानी का पाइप है, तो पानी का पाइप अगर अंदर आ रहा है, इसका मतलब वो उसको भर रहा है, बाहर निकल रहा है पानी, इसका मतलब वो उससे क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, नेगेटिव, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। अंदर आने वाली जो चीज़ है, नोड के अंदर आने वाली, उसको पॉजिटिव लेना है क्वांटिटी को, और नोड से बाहर जाने वाली क्वांटिटी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो कुल मिला के यहाँ से उससे हम क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक सम, ठीक है। वो वेक्टर सम नहीं है, वेक्टर सम में क्या डायरेक्शन फिक्स होती है, आई जे के जो हमने लिया है वो, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा,
एल्जेब्रिक सम अगर इसका करते हैं करंट का, तो कितना आएगा 0। तो एल्जेब्रिक सम क्या है, I1 प्लस में क्योंकि अंदर आ रही है, I2 प्लस में क्योंकि अंदर आ रही है, I3 माइनस क्योंकि बाहर जा रही है, I4 माइनस क्योंकि बाहर जा रहा है। तो इसे मिला के इसे बोलते हैं हम करंट फ्लो। किरचॉफ का जो है ये क्या है, करंट फ्लो है कि किसी भी नोड के ऊपर जो करंट का एल्जेब्रिक सम है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, यह है चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज वापस जा रहा है, इसका मतलब क्या है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब आते हैं हम सेकंड लॉ पे। हाँ, सेकंड लॉ कौन सा है, वो है वोल्टेज लॉ। ठीक है, या जिसको लूप लॉ भी कहते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। अगर मान लीजिए कोई लूप है किसी सर्किट के अंदर, ठीक है, तो किसी सर्किट में कोई लूप है और उस लूप के अंदर क्या है, आपके हर अपने उस सर्किट के अंदर जो है वो अपने इक्विपमेंट, जो आपके पास इक्विपमेंट है वो जोड़ रखे हैं। तो हर एक इक्विपमेंट के ऊपर अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलें, दिमाग में क्या रखना है, करंट की डायरेक्शन में अगर हम चलें तो हर एक इक्विपमेंट पे या हर एक जो उसका एलिमेंट है उस एलिमेंट पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उनका अगर आप क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम। फिर से यहाँ क्या है, एल्जेब्रिक सम। अगर वो सम करते हैं एल्जेब्रिक, तो वो सम क्या होगा आपका, वो भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कितना सम होगा, 0 होगा। ये भी आप ले लीजिए कोई एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये आपके पास रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस R2, देन यहाँ पे आप एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक स्विच लगाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से नॉर्मली आपके पास रेजिस्टेंस ही होगा, क्योंकि ओम्स ये किरचॉफ लॉ है वो उसके आप इंडक्टेंस लगाएंगे तो वहाँ पे भी लेना पड़ेगा, कैपेसिटेंस लगाएंगे तो वहाँ पे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी वहाँ नहीं जा रहे उस कंडीशन में, वो कंडीशन में हम देखेंगे। लेकिन हमारे पास अभी क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, तो हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये कंप्लीट होने के बाद कैपेसिटर, तो हम कैपेसिटर के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसमें जाते हैं तो क्या हो रहा है, करंट किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ से स्टार्ट करिए 20 वोल्ट, है ना, यहाँ से जाएंगे तो इसका मतलब ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में फ्लो करती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर किधर जा रही है, इधर जा रही है, ये हायर होगा, ये लोअर होगा। इसमें इधर जा रही है, ये हायर होगा, ये लोअर होगा। अब करंट की डायरेक्शन में चलते हो आपको लेना है टोटल, तो यहाँ से स्टार्ट करिए, इधर से इधर, यानी कि पॉजिटिव टू किधर आ रहे हैं, सॉरी नेगेटिव से किधर आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, क्या हुआ, एल्जेब्रा क्या हुई, बढ़ाना कोई चीज़, तो इसका मतलब क्या है, V पॉजिटिव में। यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ कम हो रही है, तो इसका मतलब माइनस I1, सॉरी R1 I। ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो माइनस R2 I। टोटल मिला के और कोई वोल्टेज है नहीं है, ये किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। और ये क्या लो है, ये है एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, दिमाग में रखना, आपको पूछा जा सकता है किस पे डिपेंड करता है, ये करता है एनर्जी कंजर्वेशन लो पे, है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, लूप लो या फिर वोल्टेज लो जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया, बड़ा सिंपल सा है, आपको पहले से पता है, मुझे पता है, तो आप इसको आगे बढ़ा के देख रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सर्किट सोल्व करने पे। ठीक है, सर्किट सोल्व करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको यहाँ सिखाना चाहूँगा जो आपको बहुत बेनिफिट करेगी, और वो बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके पास करंट डिवाइडिंग रूल और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल अगर आपको पता है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, करंट डिवाइडिंग रूल और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, किरचॉफ लॉ उस पर डिपेंड था। ये अगर आपको पता है तो आप सर्किट सोल्व करने में, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे जो आपकी यूजी वाली है, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, जिसमें थ्योरम्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, नॉर्टन थ्योरम हो गया, थेवेनिन थ्योरम हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, उसमें बहुत हेल्प करने वाली है ना, शॉर्ट ट्रिक है वो सोल्व करने की सर्किट। ठीक है, तो करंट डिवाइडिंग रूल और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल आप देख लीजिए। पहले वोल्टेज पे चलते हैं, डिवाइडिंग रूल। ठीक है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये सर्किट सोल्व करने के लिए जो है वो मतलब किसी किताब में, तो स्टैंडर्ड किताब में हो सकता है कि आपको कहीं मिल जाए, लेकिन आपको कभी यूजी पीजी की जो आप किताब पढ़ते हो उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, करंट डिवाइडिंग, पहले है वोल्टेज डिवाइडिंग। वोल्टेज डिवाइड कब होता है, जब कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल है, तब क्या वोल्टेज सबका सेम रहता है। अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है वो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका मतलब वहाँ क्या होगा, वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए। तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि जब आपके पास ये चीज़ आएगी, सॉरी वोल्टेज डिवाइडिंग है ना, तो वोल्टेज डिवाइडिंग में क्या सीरीज कॉम्बिनेशन लेना है, पैरेलल नहीं। तो ये मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है जो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारी की हो गई। अब यहाँ से क्या देखना है,
वोल्टेज डिवाइडिंग रूल में क्या है कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज चाहिए, वो मैं कैसे निकालूं, है ना। तो इस पॉइंट पे वोल्टेज चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं इसको सोल्व करके देखता हूँ। ये करंट मेरी आई फ्लो करेगी, टोटल मिला के किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V माइनस आई R1 I2 R2 सॉरी R2 I और R3 I इज इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू V अपॉन 1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या होगी, मेरी करंट होगी, ठीक है। ये क्या होगी, मेरी करंट होगी। यहाँ से फिर मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट पर अगर मुझे वोल्टेज देखो, यहाँ कितना होगा, 0 वोल्टेज, यहाँ कितना होगा, V वोल्ट, ये भी आप कंफर्म रखिए, यहाँ कितना होगा, 0 वोल्टेज, यहाँ कितना होगा, V वोल्टेज, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज V जो है वो इस पे इस तरह से ड्रॉप हो रहा है। तो मुझे अगर देखना है इस पे कितना है, तो अब आपको नेगेटिव होते हुए चलना है ना, नेगेटिव होते हुए चलना है। मुझे इस VB देखना है, तो VB कितना हो जाएगा मेरा, तो VB अगर मैं इधर से देखूँ तो कितना है, 0। तो इसका मतलब यहाँ वोल्टेज कितना होगा, सिर्फ इस पे जो ड्रॉप होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। तो यहाँ कितना हो जाता है लास्ट में, 0। तो इधर से कितना हो जाएगा, ये VB जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा R3 इंटू आई। तो क्या मिला, V R3, या इसको लिख सकते हैं R3 V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ देखना है, इसका मतलब क्या होगा, VA। तो VA का मतलब क्या है, जब यहाँ से आप चल रहे हो तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज दोनों, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 रेजिस्टेंस आ रहा है। तो I R2 और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि R2 I प्लस R3 I, ठीक है। टोटल मिला के क्या लिख सकता हूँ, R2 प्लस R3 I, और I की वैल्यू कितनी है वो आपको पता ही है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। तो ये क्या हुआ मेरे पास, वोल्टेज, ठीक है। अब इसको याद दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में ये रखना है कि जब भी आपको इस तरह का कोई सर्किट मिल जाता है ना, और आपको डायरेक्ट अभी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सीधा सीधा कि आपको अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज पूछा गया कि वोल्टेज कितना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूँ, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड कब होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ना। तो जब आपको ये मैंने डिवाइडिंग लिख दिया, डिवाइडिंग, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर आपको वोल्टेज चाहिए, तो कैसे देखोगे, 0 वाले वोल्टेज यानी कि नेगेटिव वाले से स्टार्ट करो, ठीक है। नेगेटिव वाले से स्टार्ट करें तो कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस प्लस टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V भी कितना होगा, जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू वोल्टेज, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर देखना है तो इसका मतलब यहाँ पहुंचने पे कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, किधर से देखना है, इस नेगेटिव वाले की तरफ से देखना है। दिमाग में क्या रखना है, नेगेटिव वाले की तरफ से, इधर से नहीं देखना, पॉजिटिव वाले की तरफ से, ठीक है। 0 पोटेंशियल की तरफ से देखना है। कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो R2 प्लस R3 कर दीजिए, देन उसके बाद में R1 प्लस R2 अपॉन R3, ठीक है। जो रेजिस्टेंस आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज कर दीजिए, वो क्या आ जाएंगे, आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ वोल्टेज देखना तो कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया ना, V है ना, वो कितना हो जाएगा, तो आप देखिए कितने रेजिस्टेंस आ रहा है, R3 R2 R1, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो V इक्वल टू V आ गया ना, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। इधर यहाँ देखोगे तो कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, 0, तो ऊपर 0 आते हुए क्या आ जाएगा, 0 वोल्टेज। तो कुल मिला के हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि क्या देखना है हमें, कि जब इस तरह का सर्किट मिले और आपको वोल्टेज देखना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज, तो आप इधर से चले, इधर से चल के क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज जो है सर्किट का, वो लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये सॉल्यूशन करके भी दिखा दिया और वो डायरेक्ट आपको दिमाग में रखना है। तो ये मेरा क्या है, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, ठीक है। ये क्या है, मेरे वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, जो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा जब आपको सर्किट सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। हम इतनी सारी बड़ी लंबी कैलकुलेशन नहीं करने वाले उसमें, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, करंट डिवाइडिंग रूल। करंट कब डिवाइड होती है, जब आपका रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, करंट डिवाइडिंग रूल। करंट डिवाइडिंग रूल, तो आप इस तरह से चलिए कि ठीक है, ये इस तरह से करंट डिवाइड हो रही है, उस केस में क्या होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले टोटल करंट निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगी टोटल करंट, लिख दूँ डायरेक्टली, I इक्वल टू V अपॉन इनका दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन
R1 प्लस R2, तो ऊपर चला जाएगा, ये रहेगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी हमारी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ से। अब आप देखिए कि करंट डिवाइडिंग निकालना, तो मुझे इसमें करंट निकालनी है, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा V, यहाँ वोल्टेज कितना होगा V, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू करंट निकालनी है ना, तो वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस, इसमें निकालना है वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस, तो वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस कर दीजिए, तो टोटल मिला के वोल्टेज कितना है, या सॉरी करंट में जाना ना अपने को, सॉरी करंट में जाना है ना, तो करंट में जाना है तो करंट I1 निकालनी है मुझे, है ना। I1 निकालनी किसकी फॉर्म में निकालनी है, I की फॉर्म में निकालनी है, किसकी फॉर्म में, I की फॉर्म में निकालनी है। तो यहाँ से वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, यही रहेगा भाई। R इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो वो वाली चीज़ मैंने लिख दी डायरेक्टली। अब उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे V इक्विवेलेंट रख दीजिए, तो V इक्विवेलेंट रखेंगे तो क्या मिलेगा, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये क्या है R1 ऑलरेडी, तो R1 से R1 कैंसिल आउट, तो I1 इक्वल टू कितना आया, I, या पहले R को लिख लीजिए, तो R2 I अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इसी तरह से आप I2 निकालते हैं, तो I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। ठीक है, तो V अपॉन R2 करेंगे तो यहाँ पे R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपके पास, R1 I अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब मुझे जानना है रूल कि ये कैसे आया, इसका शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, इस डिवाइडिंग रूल में ये कहते हैं कि अगर आपको करंट गिवन है, यहाँ करंट कितनी है I, टोटल करंट कितनी है आपकी I है, और आपको अगर मान लीजिए I1 निकालना है, तो I1 क्या होगा, I1 होगा अपोजिट रेजिस्टेंस। क्या करना है, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्या है, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। ठीक है, सिमिलरली अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। ये देख लीजिए वही आ रहा है, I1 में R2 आ रहा है ऊपर अपोजिट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें अपोजिट रेजिस्टेंस को लेना है, अपोजिट रेजिस्टेंस को लेके और ये आप सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट कितनी होगी किसी भी सर्किट में जब आप जाते हैं तो। ठीक है, तीसरी करंट होती है तो क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ एक और इस तरह से होता है तो क्या करते हैं, R3, तो अपोजिट रेजिस्टेंस इसके कौन सा होता है, ये दोनों, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस केस में मान लीजिए ये वाला केस होता है ना, इसको इस केस में ये क्या हो जाता है मेरे पास, इस केस में हो जाता है मेरे पास अपोजिट रेजिस्टेंस, क्या, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो R2 पैरेलल R3 का कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकाल लीजिए, क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो क्या बन जाएगा, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 I। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाता है, इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या वैसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए, अच्छा इसमें जो आप करोगे टोटल रेजिस्टेंस लिखोगे ना, उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देना। ये हो जाएगा हमारे पास R2 प्लस R3, और यहाँ क्या होगा, इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस R1। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन होगा। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो फिर से आपको जो है, आप जब सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको क्या मिलेगा, R1 प्लस R2, जो भी चीज़ रहेगी आप इसको सोल्व करके देख लेना, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, या इसको सोल्व करने के लिए क्योंकि करंट डिवाइडिंग क्या लगेगा, दो में लगेगा, दो ब्रांच में, तो आप इसमें निकालना है तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले यहाँ रख दीजिए और सेम फॉर्मूला लगा दीजिए। फिर इसमें निकालना तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लग दीजिए, इसमें लगा दीजिए। फिर इसमें निकालना तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ लिख दीजिए। कुल मिला के आप ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा जैसे जैसे सर्किट में बढ़ती जाएंगी कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ती जाती है, लेकिन नॉर्मली आपको इस दो वाले से काम चल जाएगा, क्योंकि जितने भी सर्किट सोल्व करेंगे उसमें यही कंडीशन आपके पास रहने वाली। ठीक है, तो आज कुल मिला के हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थ्योरेटिकली और जो है प्रैक्टिकली या फिर कह सकते हैं न्यूमेरिकली भी देख ली है ना। तो न्यूमेरिकल जो वैल्यू देखी है, इनको आप सर्किट को सोल्व करते रहें। ठीक है, ऐसे सर्किट आप देखिए जिसमें सिमेट्री हो, वो सिमेट्री वाले क्वेश्चन सोल्व करिए, तो आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलेगी। एक तो आप एक डेट पेज सोल्व करेंगे किरचॉफ लॉ से, उससे हो सकता है कि फिर भी क्वेश्चन का जो आंसर आपके सही नहीं मिले, और अगर आप सिमेट्री सोल्व करते हैं तो 2 मिनट के अंदर आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा किरचॉफ लॉ। हमने देख लिया, किरचॉफ लॉ के बाद में कुछ ऐसे सर्किट लेंगे और भी। ठीक है, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कुछ सर्किट और भी लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेंगे। ठीक है, जितने भी सर्किट हम पढ़ने वाले हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना चाहोगे तो सिंपल सर्किट आपके नहीं आएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो होगा वो क्या होगा,
3 या 4 स्टेप में आप सोल्व कर सकते हैं, बस कुछ आपको ट्रिक से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।